इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 146। विवान का असली नाम विवान शेरगिल था और वह आदित्य शेरगिल का भाई था, और उसकी और आदित्य शेरगिल की एक छोटी बहन थी जिसका नाम मोनिका था। वे तीनों शिकी राष्ट्र के राजा अभिजीत के राजकुमार और राजकुमारी थे। 8 साल पहले विवान शेरगिल ने कसाई के घर किसी को शादी का प्रस्ताव देने और उपहार देने के लिए भेजा था, क्योंकि वह कसाई की बेटी से प्यार करता था। अप्रत्याशित रूप से शिकी राष्ट्र के शासक अभिजीत ने विवान शेरगिल की शादी में जबरदस्ती हस्तक्षेप किया, क्योंकि वह दूसरे पक्ष की निम्न स्थिति को तुच्छ समझता था। अभिजीत के दबाव में विवान शेरगिल के लिए कसाई की बेटी के साथ भागना निराशाजनक था। वह केवल व्यक्तिगत रूप से जाकर सगाई तोड़ सकता था, और कसाई की बेटी, जिसकी सगाई टूट गई थी, जल्द ही अवसाद से मर गई। परिणामस्वरूप विवान शेरगिल शून्य संप्रदाय में भाग गया और वरिष्ठ भिक्षु योगेश का शिष्य बन गया। जहां तक जियानकिन राष्ट्र की बात है, ये शिकी राष्ट्र की सीमा से लगा एक शक्तिशाली देश था। उनके सम्राट राघवन दिव्य शक्ति के साथ पैदा हुए थे। उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने के लिए अपनी शक्तिशाली शरीर तड़प साधना पर भरोसा किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी शरीर तड़प साधना तकनीक को भी बढ़ावा दिया और इसे प्रत्यक्ष सेना राजा जियानकिन सेना को सौंप दिया। उनकी विरासत में मिली जियानकिन सेना की युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वे आसपास के 10 देशों में सबसे मजबूत सेना थे। ऐसी अत्याचारी ताकत के साथ 3 साल पहले राघवन ने शिकी राष्ट्र के सम्राट अभिजीत को प्रस्ताव दिया था कि वे अपनी बेटी मोनिका का विवाह जियानकिन राष्ट्र में राजकुमारी के रूप में करें। ये देखते हुए कि जियानकिन राष्ट्र शक्तिशाली था और मोनिका वास्तव में विवाह योग्य आयु की थी, अभिजीत ने दूसरे पक्ष के विवाह प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। अप्रत्याशित रूप से सिर्फ 6 महीने पहले राघवन का बेटा राक्षसों के साथ युद्ध के दौरान घात में फंस गया था और राक्षसों द्वारा मारा गया था। राघवन ने अभिजीत को एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि चूंकि उसका बेटा चला गया है, इसलिए वह अपने बेटे की जगह मोनिका से शादी करेगा और उसे 9वीं शाही उपपत्नी बनाएगा। अभिजीत ने जब ये सुना तो वह दुखी हुआ। उसने तुरंत दोनों देशों के बीच विवाह को रद्द करने का फैसला किया। उसने जो किया उससे राघवन क्रोधित हो गया। हालांकि चूंकि जियानकिन राष्ट्र और शिकी राष्ट्र उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग के थे, महारानी रहस्यवादी बर्फ के शासन के तहत राघवन ने शिकी राष्ट्र पर हमला करने के लिए देश की ताकत पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि खुले में और अंधेरे में सभी तरह की प्रताड़ना और छोटी मोटी हरकतें शिकी राष्ट्र को बर्दाश्त नहीं हो पा रही थीं। आज उसे पता चला कि अभिजीत गंभीर रूप से बीमार है। राघवन ने मोनिका को जबरन ले जाने के अपने आदेश को पारित करने के बहाने शिकी राष्ट्र के शाही महल में घुसने के लिए एक निजी गार्ड भेजा। ये देखते हुए कि उसका भाई योगेश का शिष्य था, आदित्य शेरगिल चाहता था कि वह वापस जाए और स्थिति को संभाले। शायद राघवन योगेश और ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर के कारण मोनिका को छोड़ दे। पूरी कहानी जानने के बाद विवान हिचकिचाया। जब उसकी छोटी बहन मोनिका 10 साल की थी तब वह पहले से ही बेहद खूबसूरत थी। अब जब वह बड़ी हो गई है और भी खूबसूरत है, तो वह उस बूढ़े आदमी राघवन द्वारा कैसे अपवित्र हो सकती है। अमिताभ, राघवन बहुत आगे निकल गया है, निश्चित रूप से प्रतिशोध होगा। विवान ने भौहें सिकोड़ी। तो भाई जल्दी करो और मेरे साथ पहाड़ छोड़ दो। आदित्य शेरगिल चिंतित दिखे। मेरी बहन और पिता को अब तुम्हारी बहुत जरूरत है। पूरे शिकी राष्ट्र को भी तुम्हारी जरूरत है। उसने मन ही मन सोचा कि योगेश एक अर्ध सम्राट क्षेत्र की शक्ति है। चूंकि विवान शेरगिल योगेश का एकमात्र शिष्य था, इसलिए उसने उससे बहुत कुछ सीखा होगा। विवान शेरगिल की शक्ल और ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर की पृष्ठभूमि के साथ वह निश्चित रूप से राघवन से निपटने में सक्षम होगा। योगेश विवान के पास गया और बोला, विवान, बौद्ध धर्म करुणा के बारे में है। हालांकि तुम बौद्ध धर्म में भाग गए हो, लेकिन तुम अपनी जैविक बहन को गहरे संकट में पड़ते नहीं देख सकते। मैं तुम्हें इस मामले को सुलझाने के लिए पहाड़ से नीचे जाने की अनुमति देता हूँ। योगेश की राय में विवान पहले से ही एक सर्वोच्चता था। इसके अलावा उनकी गोल्डन बेल ड्रैगन एलिफेंट तकनीक पहले ही 5वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। शिकी राष्ट्र की ताकत के साथ वे निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच संघर्ष को आसानी से हल करने में सक्षम होंगे। विवान ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपना सिर हिला दिया। मास्टर, मुझे डर है कि मैं इस समस्या को अकेले हल नहीं कर सकता। क्यों? योगेश ने पूछा। विवान ने कहा, मास्टर, आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन स्पिरिट पूल पवित्र भूमि जियानकिन राष्ट्र के पीछे है। 3 साल पहले अभिजीत और राघवन ने एक विवाह गठबंधन स्थापित करने के बाद विवान ने विशेष रूप से जियानकिन राष्ट्र के बारे में सीखा। उसे गलती से पता चला कि उनके पीछे एक बहुत शक्तिशाली शक्ति थी, स्पिरिट पूल होली लैंड। उस समय उसने सोचा था कि यह अच्छी बात है कि उसकी बहन मोनिका जियानकिन राष्ट्र में शादी करेगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जियानकिन लालची लोगों का देश था और उनके राजा और भी लालची थे। स्पिरिट पूल होली लैंड, ये नाम सुनकर योगेश और आदित्य शेरगिल दोनों चौंक गए। स्पिरिट पूल होली लैंड उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की 20 पवित्र भूमि में से एक थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पवित्र भूमि के नीचे 1 लाख मील लंबी ड्रैगन की नस थी। इस ड्रैगन नस में न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा एक झरने की तरह थी, बल्कि यह भी अफवाह थी कि ड्रैगन भगवान पवित्र भूमि में सभी को छिपा रहे थे और उनकी रक्षा कर रहे थे।
इस ड्रैगन नस में न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा एक झरने की तरह थी, बल्कि यह भी अफवाह थी कि ड्रैगन भगवान पवित्र भूमि में सभी को छिपा रहे थे और उनकी रक्षा कर रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि स्पिरिट पूल होली लैंड के पवित्र भगवान न केवल एक अर्ध सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति थे, बल्कि एक हथियार निर्माण ग्रैंड मास्टर भी थे। योगेश का उल्लेख नहीं करना है, लेकिन भले ही ग्रीन लैम्प दिखाई दिया हो, लेकिन उसे स्पिरिट पूल के पवित्र भगवान को दबाने में पूर्ण विश्वास नहीं था। स्पिरिट पूल होली लैंड जियानकिन राष्ट्र के पीछे खड़ा था। उस स्थिति में विवान वास्तव में इसे अकेले नहीं संभाल सकता था। ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर के सभी वरिष्ठ भिक्षुओं ने बहुत पहले ही बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए उनके लिए ऐसे सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप करना सुविधाजनक नहीं था। अन्यथा वे निश्चित रूप से दुनिया की आलोचना करेंगे। भले ही वे हस्तक्षेप करना चाहते थे, जियानकिन राष्ट्र और स्पिरिट पूल होली लैंड दोनों उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग के थे। उन्हें सीधे पूछने का कोई अधिकार नहीं था। एक पल के लिए न केवल आदित्य शेरगिल बल्कि योगेश भी परेशान दिखे। इस मामले को संभालना वास्तव में मुश्किल है। आदित्य शेरगिल ने निराशा में आह भरी। ऊपर देखते हुए उसने अचानक राज मेहरा की सफ़ेद पोशाक देखी। वह बहुत सुंदर और लंबा था। उसकी आंखें चमक उठीं। वैसे कॉन्सर्ट यहाँ है। चाहे जियानकिन राष्ट्र और स्पिरिट पूल होली लैंड कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे कॉन्सर्ट की तुलना नहीं कर सकते। योगेश और विवान को उसकी याद दिलाने से ज्ञान मिला। अंत में वे कॉन्सर्ट के बारे में भूल गए थे। कॉन्सर्ट के आसपास होने पर कौन सी समस्या हल नहीं हो सकती। फिर आदित्य शेरगिल जल्दी से राज मेहरा के पास पहुंचे और सम्मानपूर्वक झुके। उन्होंने राज मेहरा को शिकी राष्ट्र और जियानकिन राष्ट्र के बीच लड़ाई के बारे में सब कुछ बताया। शिकी राष्ट्र और जियानकिन राष्ट्र दोनों ही नॉर्थ मिस्टिक हेवन के शासन के अधीन हैं। उनके राजा ने हमारे देश को इस तरह से धमकाया। कृपया हमारी मदद करें, आदित्य शेरगिल ने विनती की। विवान ने भी हाथ जोड़कर विनती भरी अभिव्यक्ति की। अगर ऐसा कुछ दूसरी दुनिया में हुआ होता तो राज मेहरा को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि दोनों देश नॉर्थ मिस्टिक हेवन के थे। अगर वे इस मामले पर युद्ध करते और निर्दोष लोगों की जान को नुकसान पहुंचाते तो राज मेहरा के पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार उसके दिल में बच्चों की मां दीपिका एक वर्जित थी जिसे कोई छू नहीं सकता था। दीपिका की दुनिया को गंदा नहीं किया जा सकता था। तो चलो एक बार देखते हैं, राज मेहरा ने लापरवाही से कहा। उसने नॉर्थ मिस्टिक हेवन से राजकुमारी को छीनने की हिम्मत कैसे की? जियानकिन राष्ट्र का राजा कितना घमंडी था। वह अपने अहंकार को कैसे दबा नहीं सकता था। धन्यवाद कॉन्सर्ट। आदित्य शेरगिल बहुत खुश था। फिर वह और विवान राज मेहरा को नॉर्थ मिस्टिक हेवन वापस ले आए। शिकी राष्ट्र शाही महल। शाही सेनापति मानिक नाथ ने सैकड़ों कुलीनों के साथ हॉल के सामने का दरवाजा बंद कर दिया। उसने दूर से महल के दरवाजे को उत्सुकता से देखा। दूसरा राजकुमार अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने युवराज को मना नहीं लिया? आदित्य शेरगिल के जाने से पहले उसने उनसे कहा कि चाहे जो भी हो, वे जियानकिन राष्ट्र के टाइगर वुल्फ गार्ड्स को रोकें। लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी आदित्य शेरगिल अभी भी प्रकट नहीं हुआ था। इसके अलावा सैकड़ों टाइगर वुल्फ गार्ड्स थे। दूसरे पक्ष के सेनापति योगेंद्र के नेतृत्व में वे कदम दर कदम आगे बढ़े और पहले ही उन सभी को हॉल के प्रवेश द्वार पर धकेल दिया था। अब दोनों पक्ष हमला करने के लिए तैयार थे। महल में कभी भी खूनी लड़ाई छिड़ सकती थी। योगेंद्र ने अपनी मूंछें हिलाईं, फिर मानिक नाथ और दूसरों को घमंड से देखा। मैं आज लोगों को यहाँ लाया हूँ। मैं राजकुमारी को ले जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। अगर तुम लोग एक तरफ नहीं हटे तो मैं टाइगर हेड ब्लेड का इस्तेमाल करके तुम कमीनों को काट डालूंगा। इसके साथ ही उसके हाथ में मौजूद बाघ के सिर के ब्लेड ने एक अतुलनीय भयंकर आभा के साथ बाघ की दहाड़ लगाई। मानिक नाथ ने भौहें सिकुड़ी। वह भी शुरुआती चरण की आत्मा अवस्था में था। योगेंद्र का सामना करते हुए, जो आत्मा अवस्था के शिखर पर था, जीत की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि महल की रक्षा के मिशन के साथ मानिक नाथ ने फैसला किया कि भले ही वह अपनी जान जोखिम में डाले, उसे योगेंद्र और अन्य लोगों को रोकने की कोशिश करनी थी। लानत है, मुझे लगता है कि जब तक आप ताबूत नहीं देख लेते तब तक आप लोग आंसू नहीं बहाएंगे। योगेंद्र तुरंत क्रोधित हो गया जब उसने देखा कि मानिक नाथ और अन्य लोगों का एक तरफ हटने का कोई इरादा नहीं था। धमाका! उसने अपने शरीर में सच्चे सार को प्रसारित किया और मानिक नाथ पर एक क्रूर बाघ की तरह अपने शिकार पर झपट पड़ा। मानिक नाथ ने जल्दी से अपनी तलवार को पूरी ताकत से रोक दिया। हालांकि उनकी साधना और उनकी शारीरिक शक्ति योगेंद्र की तुलना में बहुत कम थी। उनके हमले को रोकते समय उन्हें अपनी हथेली में तेज दर्द महसूस हुआ। यहाँ तक कि उनका हाथ भी हिंसक रूप से कांप उठा और तुरंत टूट गया। चले जाओ, योगेंद्र ने अचानक मानिक नाथ को लात मारकर दूर कर दिया। फिर उन्होंने आगे बढ़ने वाले सभी पहरेदारों को एक वार से मार डाला और हॉल में ऐसे घुस गए जैसे वहां कोई था ही नहीं। हा, शिकी राष्ट्र का शाही महल बस इतना ही है। मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ। शिकी राष्ट्र की राजकुमारी, तुम कहाँ छिपने जा रही हो? योगेंद्र को लोगों को लाते देखकर मानिक नाथ असहाय और निराश महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। जियानकिन राष्ट्र इतना घमंडी था। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उन्हें रोक न सके? अध्याय 147। महाराज, बुरी खबर है। जियानकिन राष्ट्र के लोग घुस आए हैं।
एक बूढ़ा हिजड़ा शिकी राष्ट्र के राजा अभिजीत शेरगिल के शयन कक्ष में घुसा और भयभीत होकर चिल्लाया। बिस्तर पर लेटे अभिजीत शेरगिल के सिर पर चांदी के बाल थे। उसकी त्वचा भयानक रूप से पीली थी और उसकी आंखें बेजान लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह मरने वाला है। हालांकि ये सुनने के बाद अभिजीत शेरगिल की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कहा, मोनिका, अब और देर मत करो, जल्दी से निकल जाओ। उसके बिस्तर के पास गुलाबी रंग की एक खूबसूरत लड़की बैठी थी, जिसके चेहरे की विशेषताएं बहुत ही सुंदर और फिगर बहुत ही सेक्सी थी। वह अभिजीत शेरगिल की बेटी मोनिका शेरगिल थी। पिताजी, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता। मोनिका शेरगिल ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। अभिजीत शेरगिल ने चिंतित होकर कहा, मूर्ख बच्चे, अगर तुम और रुकोगे तो वे तुम्हें जरूर पकड़ लेंगे। मैंने पहले भी मदद के लिए देश रक्षक संप्रदाय के पास किसी को भेजा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उन्हें सफलतापूर्वक खबर भेज पाऊंगा। अब बेहतर होगा कि तुम तुरंत चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। इसके साथ ही अभिजीत शेरगिल ने जोर से खांसी। खांसते समय उसके मुंह से हरा बलगम बह निकला। ये बहुत ही उबकाई देने वाला था। मोनिका शेरगिल की आंखों में दया भर गई। वह अपने पिता को इस तरह पीड़ित होते हुए नहीं देख सकती थी। जाओ। जब अभिजीत शेरगिल ने देखा कि मोनिका शेरगिल जाने को तैयार नहीं है, तो वह इतना चिंतित हो गया कि उसकी सांस लगभग बंद हो गई। मैंने पहले ही तुम्हारे बड़े भाई को चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें भी दुखी नहीं होने दे सकता। अगर तुम नहीं गए तो मैं किसी को बुलाकर तुम्हें बांध दूंगा और भगा दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके बगल में बैठे हिजड़े ने हाथ हिलाया और 2 पहरेदारों को आगे बढ़कर मोनिका शेरगिल को ऊपर खींच लिया। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें उस बूढ़े आदमी से कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, राघवन। अभिजीत शेरगिल ने एक दुर्लभ दबंग आभा प्रकट की और हाथ हिलाया। उसे ले जाओ। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। पिताजी, आपको अपना ख्याल रखना होगा। मोनिका शेरगिल ने आंखों में आंसू भरकर सहमति जताई। उसका हाथ चुपके से उसकी आस्तीन को छू गया। वहां एक तेज खंजर छिपा हुआ था जो खोया नहीं था। वह सबसे बुरे के लिए तैयार थी। अगर जियानकिन राष्ट्र के क्रूर पहरेदार उसके पिता और भाई को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो वह अपने खंजर का इस्तेमाल करके उन्हें धमकाती थी कि वे उसके परिवार को नुकसान न पहुंचाएं। अब अभिजीत शेरगिल उसे जाने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन उसे अभी भी खंजर लाना था। अगर दुर्भाग्य से उसे पकड़ लिया गया और उसे जियानकिन राष्ट्र में लाया गया, तो वह राघवन की हत्या करने के लिए इस खंजर का इस्तेमाल करेगी। धमाका। बेडरूम का दरवाजा फट गया और एक भयंकर आभा अत्यंत शक्तिशाली शक्ति के साथ अंदर आई। योगेंद्र ने मोनिका शेरगिल को खून से लथपथ आंखों से देखा और व्यंग्य किया, तुम जाना चाहती हो? सपने देखो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मोनिका शेरगिल के बगल में 2 आंतरिक रक्षकों का गला काट दिया, फिर मोनिका शेरगिल के कंधे को पकड़ लिया। जैसा कि शिकी राष्ट्र की राजकुमारी से उम्मीद की जाती है, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। अगर मैं तुम्हें वापस लाऊं तो महामहिम निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे और मुझे ड्यूक के पद पर पदोन्नत करेंगे। मोनिका शेरगिल ने महसूस किया कि उसकी उंगलियां बाघ के पंजों की तरह सख्त थीं और दर्द से ठंडे पसीने से तरबतर हो गई थीं। हालांकि उसने अपने दांत पीसकर इसे सहन किया। चूंकि कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैं राघवन के साथ मर जाऊंगी। उसका सबसे बड़ा भाई कई सालों से साधु बन गया था और उसके दूसरे भाई के ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर में जाने के बाद से उसकी कोई खबर नहीं थी। उसके पिता की तरफ से देश रक्षक संप्रदाय को भेजे गए व्यक्ति की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मोनिका शेरगिल को लगा कि इस बार शिकी राष्ट्र वास्तव में अपने अंतिम पड़ाव पर है। उस स्थिति में वह राघवन को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगी। इस नाजुक महिला की आंखों में दृढ़ संकल्प को किसी ने नहीं देखा। इसके बजाय उनकी निगाहें अभिजीत शेरगिल पर टिक गईं। तुरंत बेडरूम में हंसी की आवाज आई। शिकी राष्ट्र का राजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मुझे लगता है कि उसके लिए जल्दी मर जाना बेहतर है। ये सही है। उसकी बेटी को पकड़ लिया गया है और पूरे महल में कोई भी हमें नहीं रोक सकता। वे वास्तव में बेकार हैं। मर जाना बेहतर है। बुरी बात है, हमारे राजा के लिए तुम्हारा दामाद बनना सम्मान की बात है। तुम अज्ञानी मूर्ख हो। उफ। योगेंद्र और अन्य लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसका उपहास किया। ये देखकर कि अभिजीत शेरगिल गुस्से से मरने वाला था, उनका हमला करने का कोई इरादा नहीं था और वे मोनिका शेरगिल के साथ जल्दी से निकल गए। रास्ते में मानिक और उसे रोकने आए अन्य सभी योगेंद्र द्वारा मारे गए। शिकी राष्ट्र का शाही महल अंदर से बाहर तक खून से लथपथ था। ये पहले कभी इतना दुखद नहीं लगा था। महल से निकलने के बाद योगेंद्र और अन्य लोग मोनिका शेरगिल को लाल पंखों वाले चमगादड़ दानव पर सवार करके जियानकिन राष्ट्र की ओर उड़ गए। कुछ ही देर में वे जियानकिन राष्ट्र के शाही महल में उतर गए। जब वह मोनिका शेरगिल को हॉल में लेकर आया तो राघवन की आंखें चमक उठीं। कितनी खूबसूरत महिला है। मोनिका शेरगिल ने अपना सिर नीचे कर रखा था और उसकी शक्ल सूरत नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका आकर्षक और मनमोहक व्यवहार चौंकाने वाला था। उपस्थित अधिकारी भी मन ही मन प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत पहले ही सुन लिया था कि शिकी राष्ट्र की राजकुमारी बहुत सुंदर है। वह वाकई अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही जीती है। उसका फिगर ही अविस्मरणीय था। योगेंद्र ने गर्व से कहा, महाराज, मैं शिकी राष्ट्र की राजकुमारी को यहाँ लाया हूँ। बहुत बढ़िया। राघवन ने संतुष्ट भाव प्रकट किया। मैं आपको टाइगर वुल्फ इंटरनल गार्ड के डिप्टी कमांडर का पद प्रदान करूंगा।
मुझे उम्मीद है कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद महामहिम। योगेंद्र बहुत खुश हुए। टाइगर वुल्फ इंटरनल गार्ड के कप्तान से डिप्टी कमांडर तक वह एक ही बार में 3 रैंक ऊपर उठ गए थे। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। योगेंद्र के एक तरफ हटने के बाद राघवन ने मोनिका शेरगिल को घूरते हुए कहा, अपना सिर उठाओ और मुझे तुम्हें देखने दो। मोनिका शेरगिल ने अपना सिर नीचे रखा। योगेंद्र ने तुरंत गुस्से से डांटा, महामहिम ने तुम्हें अपना सिर ऊपर उठाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने वास्तव में अवज्ञा करने की हिम्मत की। ये देखकर कि वह मोनिका शेरगिल को मजबूर करने वाला था, राघवन ने अपना हाथ उठाया और उसे रोक दिया। नीचे उतर जाओ। फिर राघवन सिंहासन से उठे और धीरे धीरे मोनिका शेरगिल के पास चले गए। वह नीचे बैठ गए और मोनिका शेरगिल की ठुड्डी पर चुटकी लेते हुए कहा, मैंने 10 देशों पर 10 साल से ज्यादा शासन किया है। मुझे सबसे ज्यादा उग्र महिलाएं पसंद हैं। तुम बिल्कुल मेरी पसंद हो। धमाका, एक तेज रोशनी चमकी। मोनिका शेरगिल ने चुपके से अपनी आस्तीन में छिपा खंजर निकाला और राघवन के दिल में घोंप दिया। हालांकि उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे उसने लोहे की दीवार में खंजर घोंप दिया हो। खंजर से एक बहुत बड़ा बल टकराया जिससे उसकी कलाई में चोट लग गई। हा। इस पर राघवन पागलों की तरह हंसा। उसका स्वर आत्मसंतुष्टि और उपहास से भरा हुआ था। छोटी लड़की, मैं एक शक्ति प्रशिक्षण ग्रैंड मास्टर हूँ। मैंने लंबे समय से एक शक्तिशाली और कठोर शरीर विकसित किया है। मैं तुम्हें मुझे छुरा घोंपने दूंगा। तुम मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते। उसके शरीर के चारों ओर की सूक्ष्म ऊर्जा फट गई और मोनिका शेरगिल को हिलाकर दूर कर दिया। मोनिका शेरगिल अपने पीछे ड्रैगन पिलर से टकरा गई और दर्द से लगभग बेहोश हो गई। उसने नाराजगी से राघवन की ओर देखा और अपने होठों को तब तक काटा जब तक कि उनमें से खून नहीं निकलने लगा। मेरा खंजर भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। क्या मैं इस बूढ़े कमीने द्वारा अपवित्र होने के लिए नियत हूं? जब उसने सोचा कि वह कितनी असहाय थी और कैसे पूरा शिकी राष्ट्र जियांकिन राष्ट्र द्वारा दबा दिया गया था, तो मोनिका शेरगिल घृणा के आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं पाए। धमाका, इस समय हॉल के बाहर से हवा की एक मोटी लहर फूट पड़ी और ज्वार की तरह अंदर आ गई। महल की रखवाली करने वाले क्रूर रक्षक सभी अपंग हो गए और हॉल में गिर पड़े। एक गहरी और गरिमापूर्ण आवाज सुनाई दी, जियांकिन राष्ट्र के राजा, आप बहुत अपमानजनक हैं। राघवन और अन्य लोगों ने ऊपर देखा। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति काले दाववादी वस्त्र में 2 शिष्यों के साथ अंदर आया। अध्याय 148। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने तीखी निगाहों से आगे की ओर कदम बढ़ाया। राघवन चौंक गया और उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। तुम कौन हो? राघवन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी तीव्र हत्या की मंशा को छिपा लिया। वह मूर्ख नहीं था। बिना किसी बाधा के हॉल में प्रवेश करने में सक्षम होने के कारण दूसरा पक्ष निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। काले वस्त्र पहने व्यक्ति की आभा को ध्यान से महसूस करने के बाद राघवन और भी अधिक विस्मय में आ गया। उसने निर्धारित किया कि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से सर्वोच्चता क्षेत्र में था। जियांकिन राष्ट्र के राजा, ध्यान से देखो। आपके सामने वाला व्यक्ति शिकी राष्ट्र के देश रक्षक संप्रदाय का संप्रदाय गुरु है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति के पीछे शिष्य नारायण दत्त ने जोर से कहा। उसकी चीख के बाद उनके आसपास की हवा तुरंत जम गई। यहां तक कि शिकी राष्ट्र के देश रक्षक संप्रदाय के संप्रदाय गुरु भी वहां थे। वे वास्तव में अच्छे इरादे से नहीं आए थे। जहां तक योगेंद्र और अन्य मार्शल आर्ट विशेषज्ञों का सवाल है, नारायण दत्त के शक्तिशाली दबाव को महसूस करने के बाद वे डरे हुए चेहरे पर नजर आए। वे ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर पाए। अन्यथा नारायण दत्त की एक उंगली भी उनकी त्वचा और हड्डियों को कुचलने में सक्षम होगी। इस समय केवल मोनिका शेरगिल की आंखों में खुशी थी। ऐसा लग रहा था कि देश रक्षक संप्रदाय के संप्रदाय गुरु नारायण ने पहले ही राघवन और अन्य लोगों को पूरी तरह से दबा दिया था। भले ही राघवन अब हजारों सैनिकों को जुटाए, लेकिन उन्हें विश्वास था कि संप्रदाय गुरु नारायण की क्षमता के साथ वे निश्चित रूप से उसे बचा पाएंगे। हे देश रक्षक संप्रदाय के संप्रदाय गुरु नारायण वास्तव में असाधारण हैं। राघवन मुस्कुराए। मैंने ये भी सुना है कि शिकी राष्ट्र के राज्य रक्षक संप्रदाय की स्थापना 10,000 वर्षों से हो रही है, इसलिए मुझे पता है कि देश रक्षक संप्रदाय के हर संप्रदाय के गुरु बहुत शक्तिशाली रहे हैं। दुर्भाग्य से मेरी ताकत आपकी कल्पना से परे है। उफ, एक और भी भयानक और शक्तिशाली दबाव ने पूरे स्थान को घेर लिया। इस दबाव में नारायण दत्त भी भौंचक के रह गए और उनका दाहिना हाथ थोड़ा कांप उठा। नारायण दत्त को ऐसा लग रहा था कि उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई प्रकट हो गया है। धमाका, इससे पहले कि नारायण दत्त पलट पाते, एक भयंकर सच्ची ऊर्जा उनकी पीठ पर लगी और उन्हें दर्जनों फीट दूर उड़ा दिया। नारायण दत्त के जमीन पर उतरने के बाद उन्होंने अपने गले में खून का स्वाद चखा और अचानक मुंह से खून थूक दिया। उन्हें लगा कि उनके आंतरिक अंग कांप रहे हैं और लगभग फट गए हैं। उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि हॉल के दरवाजे पर हरे रंग के कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। शीर्ष वर्चस्व क्षेत्र की साधना। नारायण दत्त ने ध्यान से महसूस किया, वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। जब से वह देश रक्षक संप्रदाय का संप्रदाय गुरु बना था, उसने हमेशा अपनी साधना को परिष्कृत किया था और साधना पर ध्यान केंद्रित किया था। उसने आसपास के देशों और मार्शल आर्ट की दुनिया की स्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज अभिजीत शेरगिल से जरूरी पत्र प्राप्त करने के बाद वह राघवन को चौंका देने और उसे जाने देने के लिए मजबूर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जियांकिन राष्ट्र गया।
लेकिन अब उसे लगा कि वह अभी भी बहुत चिंतित था। उसे और अधिक सावधान रहना चाहिए था, अन्यथा वह दरवाजे पर खड़े बूढ़े व्यक्ति से घायल नहीं होता। राघवन ने प्रसन्न भाव प्रकट किया और थोड़ा झुका। बड़े कमलदेव, आपने कड़ी मेहनत की है। जब उसने मोनिका शेरगिल को पकड़ने के लिए योगेंद्र को भेजा तो उसने किसी को स्पिरिट पूल पवित्र भूमि पर भेजा ताकि उनसे मदद मांगी जा सके। अप्रत्याशित रूप से स्पिरिट पूल होली लैंड बहुत वफादार था और उसने कमलदेव प्रथम एल्डर को व्यक्तिगत रूप से प्रकट होने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि स्पिरिट पूल होली लैंड के पवित्र भगवान वास्तव में दूरदर्शी थे। उन्हें उम्मीद थी कि नारायण दत्त जैसे कोई व्यक्ति आकर परेशानी खड़ी करेगा, और कमलदेव जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ शिकी राष्ट्र वास्तव में कोई परेशानी खड़ी करने में असमर्थ होगा। हाँ, कमलदेव ने गर्व से सिर हिलाया और अपने हाथों को पीठ के पीछे करके हॉल में चला गया। उसने नारायण दत्त की ओर देखा। जियांकिन राष्ट्र के शाही परिवार का स्पिरिट पूल होली लैंड के साथ घनिष्ठ संबंध है। यदि तुमने जियांकिन राष्ट्र के महल में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मुर्गे की तरह मार डालूंगा। जैसे ही उसने बात की, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। एक तेज आकाशीय हवा सीटी बजाती हुई आई और एक तेज हत्या के इरादे में बदल गई जो धमकी दे रही थी। नारायण दत्त का दिल अचानक से कस गया। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि कमलदेव का वार उसके अंदरूनी अंगों को तोड़ देगा। मोनिका शेरगिल का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि नारायण दत्त स्थिति को बदल देंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक और व्यक्ति की मौत बेकार में होगी। रुको! जैसे ही कमलदेव हमला करने वाले थे, अचानक हॉल के बाहर से एक चिल्लाहट आई। विवान और आदित्य शेरगिल एक ही समय में राक्षस जानवरों पर हॉल के बाहर उतरे। क्योंकि नारायण दत्त ने गार्ड को अपंग कर दिया था, वे सीधे हॉल में चले गए। भाई, दूसरे भाई, अपने आप को मौत के मुंह में मत भेजो। जब मोनिका शेरगिल ने उन्हें अंदर आते देखा तो वह घबराहट में शाही परिवार के नियमों को भूल गई और उन दोनों को हम लोगों की तरह संबोधित किया। विवान ने मोनिका शेरगिल को प्यार से देखा और अपनी हथेलियां आपस में दबा लीं। अमिताभ, चिंता मत करो बहन। मोनिका शेरगिल ने अपना मुंह खोला। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई ने उसे देखते ही सबसे पहले यही कहा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका भाई बहुत लंबे समय तक भिक्षु रहने के बाद धैर्यवान व्यक्ति बन गया हो? चिंता मत करो, वह चिंतित कैसे नहीं हो सकती। हे छोटे भिक्षु, तुम नहीं सोचते कि मैं तुमसे डर जाऊंगा क्योंकि तुम जिंग है के शिष्य हो, है न? राघवन को पहले ही शाही परिवार की शिकी राष्ट्र के साथ दुश्मनी के बारे में पता चल गया था और वह जानता था कि विवान सबसे बड़ा राजकुमार है। आदित्य शेरगिल आगे बढ़े और कहा, जियांकिन राष्ट्र के राजा, हम दोनों स्वाभाविक रूप से आपसे निपट नहीं सकते। मेरी बहन को अपने महल से छीनने की बात तो छोड़ ही दीजिए। राघवन ने उसके शब्दों का अर्थ सुना और खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। तुम जो कह रहे हो उससे लगता है कि तुम लोगों को एक शक्तिशाली समर्थक मिल गया है। बताओ, तुम्हारा समर्थक कौन है? क्या ये जिंग है या ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर? अब शिकी राष्ट्र के देश रक्षक संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को अपंग बना दिया गया था। राघवन को केवल यही याद आ रहा था कि विवान के पीछे कौन सी ताकतें हैं, जैसे कि ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर। जब उसने ये सुना तो कमलदेव ने घृणा से भरा भाव प्रकट किया। ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर के वरिष्ठ भिक्षु सभी बाहरी लोग हैं। अगर वे इस मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हैं तो निश्चित रूप से जनता द्वारा उनकी निंदा की जाएगी। और अगर वे हमला करना भी चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि क्या उन्हें हमला करने का अधिकार है, क्योंकि यह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग का क्षेत्र है। कमलदेव के शब्दों ने राघवन और अन्य लोगों को सहमति में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। ये सही है, यह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग का क्षेत्र था। ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर चाहे कितना भी साहसी क्यों न हो, वे यहाँ आकर जियांकिन राष्ट्र और शिकी राष्ट्र के मामलों में जबरदस्ती हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर सकते। विवान ने सिर हिलाया और कहा, अमिताभ, तुम्हारा विश्लेषण सही है। आदित्य शेरगिल खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा, तो क्या होगा अगर वह व्यक्ति जो तुम्हें अनुशासित करना चाहता है वह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग से आता है? राघवन ने एक पल के लिए सोचा और उसके चेहरे पर ठंडक आ गई। तुम्हारा देश महारानी से कार्रवाई करने के लिए कहने के योग्य नहीं है। शिकी राष्ट्र के शासक रहस्यवादी बर्फ महल में दरबार में उपस्थित होने के योग्य भी नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि वे महारानी रहस्यवादी बर्फ को आमंत्रित कर सकते हैं। आदित्य शेरगिल ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। तुम सही हो, हम वास्तव में महारानी को आमंत्रित करने के योग्य नहीं हैं, लेकिन हम इतने भाग्यशाली थे कि हमें कंसोर्ट से मिलने का मौका मिला। कंसोर्ट, ये शीर्षक सुनकर न केवल राघवन बल्कि कमलदेव और अन्य लोग भी चौंक गए। महारानी रहस्यवादी बर्फ दबंग थी और कानून को लोहे की मुट्ठी से लागू करती थी। वह उन लोगों के प्रति निर्दयी थी जिन्होंने उसे धोखा दिया था। उसके पति के रूप में यह स्पष्ट था कि कंसोर्ट कितना भयानक था। अगर शिकी राष्ट्र वास्तव में कंसोर्ट से मिला और उसकी मदद पाने के लिए भाग्यशाली था तो जियांकिन राष्ट्र का उल्लेख नहीं करना, भले ही स्पिरिट पूल पवित्र भूमि को जोड़ा गया हो, ये कंसोर्ट के लिए एक मैच नहीं होगा। जैसे ही हर कोई भयभीत महसूस कर रहा था, हॉल के बाहर एक शानदार रोशनी चमक उठी। सभी ने दरवाजे की ओर देखा और देखा कि आसमान में एक लुकामाल देव वीएस हरे पंखों वाला उड़ता हुआ पक्षी जेट गाड़ी धीरे धीरे उतरा।
शक्तिशाली उदात्त आभा ने उपस्थित सभी लोगों को भय और घबराहट का एहसास कराया और वे घुटने टेकने और उसकी पूजा करने की इच्छा को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। अध्याय 149 रहस्यवादी बर्फ महल की शाही जैद गाड़ी। ये वास्तव में कंसोर्ट है। हे भगवान, शिकी राष्ट्र कंसोर्ट की मदद पाकर वास्तव में भाग्यशाली है। ये पहली बार है जब हमारे जैसे छोटे देश में इतनी बड़ी हस्ती आई है ना? जैसे ही हरे पंखों वाला उड़ता हुआ पक्षी और जैद गाड़ी उतरी, पूरे जियानकिन राष्ट्र के मुख्य हॉल में चर्चा की धूम मच गई। जियानकिन राष्ट्र के अधिकारी सदमे में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई। इसके अलावा वे अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कंसोर्ट जैसा कोई बड़ा शख्स जियानकिन राष्ट्र में आएगा। आखिरकार जियानकिन राष्ट्र हमेशा से खुद को एक शक्तिशाली देश और आसपास के 10 देशों में महान देश मानता था। हालांकि सभी जानते थे कि पूरे उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में जियानकिन राष्ट्र सिर्फ एक छोटा देश था। शिकी राष्ट्र के राजा की तरह जियानकिन राष्ट्र के राजा भी मिस्टिक आइस पैलेस में दरबार में उपस्थित होने के लिए अयोग्य थे। वास्तव में वह मिस्टिक आइस पैलेस के मंत्रियों के साथ संबंध बनाने के लिए भी योग्य नहीं थे। इससे ये देखा जा सकता था कि उत्तरी मिस्टिक स्वर्ग में जियानकिन राष्ट्र कितना तुच्छ था। हालांकि आज कॉन्सर्ट वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आए थे। यह अविश्वसनीय था। जब राजमहरा अपनी 4 बेटियों के साथ जैद गाड़ी से बाहर निकले तो सभी की आंखें तुरंत विस्मय से भर गईं। अपडेट्स द्वारा राजमहरा की शान और शालीनता पूरी तरह से उनकी कल्पना से परे थी। केवल मोनिका ही राजमहरा को बार बार घूरने से खुद को रोक नहीं पाए। उसकी आकर्षक आंखें प्रशंसा से भरी थीं। मुझे शुरू में लगा कि कॉन्सर्ट फसल की क्रीम होनी चाहिए। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वह मेरी कल्पना से भी ज्यादा परफेक्ट है। मैं उसके प्रति मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। मोनिका के सुंदर रूप के कारण वह बचपन से ही गर्वित थी और उसने कभी किसी पुरुष को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब वह खुद को उसके प्रति मोहित महसूस किए बिना नहीं रह सकती। पत्नी राघवन के चेहरे पर विस्मय और भय साफ झलक रहा था और वह जल्दी से हॉल से बाहर भागा और जल्दी से राजमहरा को प्रणाम किया। कृपया कृपया। मौजूद अधिकारी ये देखकर चौंक गए कि आमतौर पर घमंडी और अनुचित जियानकिन राष्ट्र के सम्राट राघवन वास्तव में इस समय हकला रहे थे। ये स्पष्ट था कि राघवन कितना भयभीत था। राजमहरा ने शांति से उसकी ओर देखा और सिंहासन पर बैठने से पहले हॉल में उसके पीछे चला गया। प्लॉप वह भी बैठा ही था कि राघवन अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और प्रणाम किया। पत्नी, मुझे अपनी गलती पता है। पत्नी शिकी राष्ट्र के कारण आई थी और स्पष्ट रूप से उन्हें दोषी ठहराने के लिए यहाँ आई थी। चाहे राघवन कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह जानता था कि उसके पास अपनी गलती स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा उसे भूल जाओ, यहाँ तक कि पूरा जियानकिन राष्ट्र भी पत्नी की एक उंगली का सामना नहीं कर पाएगा। राजमहरा ने अनन्या और अन्य लोगों को चिढ़ाते हुए पूछा, तुमने क्या गलत किया? राघवन ने मुश्किल से निगला, मैंने अपने अधीनस्थों को अच्छी तरह से अनुशासित नहीं किया, जिसके कारण मेरे अधीनस्थों ने राजकुमारी को छीनने जैसा हास्यास्पद काम किया। जैसे ही उसने बात की, उसने चुपके से योगेंद्र को देखा। पत्नी बहुत गरिमा में थी। राघवन को यकीन नहीं था कि उसे क्या सजा मिलेगी, इसलिए वह केवल एक बलि का बकरा ही निकाल सकता था। योगेंद्र भी राघवन के विचारों को समझ गया और तुरंत डर से कांप उठा। राजमहरा को देखते ही उसने चाहा कि काश वह जमीन में कोई दरार ढूंढकर भाग पाता। अब जबकि राघवन चाहता था कि वह पहल करके अपना अपराध स्वीकार करे और दोष अपने ऊपर ले, तो उसे कॉन्सर्ट की सजा भुगतनी पड़ रही थी। वह कैसे हिम्मत कर सकता था? हालांकि जब उसने सोचा कि उसके परिवार का जीवन राघवन के हाथों में है, तो योगेंद्र केवल खुद को संभाल सकता था और घुटने टेक सकता था। संरक्षक, मैं मूर्ख था। पदोन्नति पाने और अमीर बनने के लिए मैंने महामहिम की 9वीं उपपत्नी बनने के लिए शिकी राष्ट्र की राजकुमारी को छीन लिया। उसकी बातें सुनकर मोनिका, आदित्य और बाकी लोगों ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। राघवन, ये कमीना वास्तव में इस तरह से जिम्मेदारी से बचता है। अब ये बताना मुश्किल था कि योगेंद्र सच बोल रहा था या नहीं। अगर उसने कॉन्सर्ट को मूर्ख बनाया तो वे राघवन को दोषी नहीं ठहरा पाएंगे। राजमहरा ने चंचलता से मुस्कुराया, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे इन चंद शब्दों से बेवकूफ़ बना सकते हो? राघवन और योगेंद्र यह सुनकर खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि राजमहरा के पास उनके झूठ को उजागर करने के लिए असाधारण तरीके होंगे। ओह, इस समय राजमहरा ने राक्षस आध्यात्मिक भावना को छोड़ दिया। वहां मौजूद सभी लोगों ने एक प्राचीन देवता के दबाव को महसूस किया। इस दबाव में एक गंभीर प्राचीन बुद्ध आभा का संकेत भी था, जिसने उन्हें अपने दिल की गहराई से भयभीत और बेचैन महसूस कराया। राघवन और योगेंद्र को लगा कि एक अदृश्य हाथ ने तुरंत उनकी चेतना के सागर में प्रवेश किया और उनकी सारी यादें निकाल लीं। वे इस दिव्य शक्ति का विरोध बिल्कुल नहीं कर सके। इस अदृश्य हाथ के गायब होने के बाद राघवन और योगेंद्र एक साथ दर्द से चिल्ला उठे। उनके शरीर ठंडे पसीने से लथपथ हो गए। राजमहरा ने शांत मुस्कान के साथ उन दोनों की ओर देखा। क्या तुम अब भी बहस करना चाहते हो, या मुझे तुम्हारे लिए सच बताना चाहिए? राघवन और योगेंद्र अचानक राख के भाव के साथ जमीन पर गिर पड़े। उनकी गहरी यादें राजमहरा ने खोद कर निकाल ली थीं। वे इतनी भयावह शक्ति के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? हम तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करते कॉन्सर्ट, हम सच बताने के लिए तैयार हैं।
फिर उन दोनों ने उसे पूरी कहानी सुनाई। मोनिका, आदित्य और बाकी लोग प्रभावित हुए। कॉन्सर्ट के तरीके वाकई अकल्पनीय थे। उसके सामने एक भी झूठ नहीं बोला जा सकता था। बहुत बढ़िया। राज मेहरा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका जब उसने देखा कि उन्होंने आखिरकार सच बोल दिया है। उपस्थित सभी लोगों ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी सांसें रोक लीं। कॉन्सर्ट के अधिकार के साथ राघवन और योगेंद्र उसे मुस्कुराकर कैसे टाल सकते थे। अगर किसी को लगता है कि कॉन्सर्ट इस मामले को आसानी से छोड़ देगा तो वह निश्चित रूप से मूर्ख होगा। धमाका, विस्फोट ने हॉल में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। राज मेहरा ने केवल अपनी उंगली हिलाई और हवा की एक भयानक लहर छोड़ी जिसने योगेंद्र को हॉल से बाहर उड़ा दिया। ये दुष्ट कुत्ता शिकी राष्ट्र के शाही महल में लोगों का वध करने के लिए अपनी शक्ति पर निर्भर था। उसे भविष्य में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुई नेंग और अन्य लोगों के नेतृत्व में राज मेहरा सबसे पहले शिकी राष्ट्र के शाही महल में गया। हर जगह खून देखकर उसे तुरंत समझ में आ गया कि क्या हुआ था। जहां तक योगेंद्र की बात है, उसने अपनी ताकत से लोगों को मारा और शिकी राष्ट्र के शाही महल में उपद्रव मचा दिया। इसने दोनों देशों के बीच संबंधों को बहुत नुकसान पहुंचाया और यहां तक कि दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो सकता था जिससे अनगिनत लोग पीड़ित होते। वह निश्चित रूप से ऐसे हर एक व्यक्ति को मार डालेगा जिसे वह देखता। वह उन्हें जीवित नहीं छोड़ सकता था। वहां मौजूद किसी ने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। योगेंद्र पर हमला करने वाली पत्नी सिर्फ भूख बढ़ाने वाली थी। इसके बाद राघवन आया, जो सबसे खास था। राज मेहरा ने कहा, राघवन अपने पद के लायक नहीं है। उसने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए लोगों के जीवन की उपेक्षा की। अब समय आ गया है कि जियानकिन राष्ट्र के राजा को बदला जाए। राघवन तुरंत कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। राजगद्दी से वंचित करने की बात तो दूर, अगर राज मेहरा उसे कुत्ता बनने के लिए भी कहें तो वह तैयार हो जाएगा। वह अच्छी तरह जानता था कि वह राज मेहरा के लिए सिर्फ एक चींटी है। अगर राज मेहरा उसे मारना चाहता तो उसे बस अपनी उंगलियां हिलानी पड़ती और यह योगेंद्र को मारने जितना आसान होता। पत्नी बुद्धिमान है। सभी ने सिर झुकाया। फिर जियानकिन राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर कहा, पत्नी को रिपोर्ट करते हुए, हमारे देश के राजकुमार योगेंद्र दयालु, प्रतिभाशाली हैं और उनमें शासन करने की प्रतिभा है। उनमें भविष्य में एक बुद्धिमान शासक बनने और सिंहासन पर बैठने की क्षमता है। उपस्थित अधिकारियों ने तुरंत सिर हिलाया। हम इसका समर्थन करते हैं। राघवन और योगेंद्र के उदाहरण के साथ राज मेहरा को यकीन था कि वे झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए उन्होंने सहजता से सिर हिलाया। ठीक है। ठीक इसी तरह राज मेहरा ने एक ही वाक्य से जियानकिन राष्ट्र की गद्दी बदल दी। फिर उसने अपनी उंगलियां हिलाईं और एक भयानक दबाव आया जिसने राघवन की हड्डियों को चूर चूर कर दिया। शक्तिशाली पत्नी। जब वहां उपस्थित सभी लोगों ने यह देखा तो वे घबरा गए और जल्दी से झुक गए। राघवन को हॉल से बाहर निकाले जाने के कुछ ही समय बाद एक और व्यक्ति जल्दी से अंदर आया। जूकांग ने बगल से देखा कि जो व्यक्ति आया था वह पवित्र भूमि का पवित्र भगवान जगदीश था। आत्मापूल पवित्र भूमि का पवित्र भगवान जगदीश पत्नी का अभिवादन करता है। जगदीश जल्दी से चला गया। कुछ कदम चलने के बाद उसके पैर अचानक लंगड़े हो गए और वह लड़खड़ा गया, लगभग जमीन पर गिर गया। हर कोई मदद नहीं कर सका लेकिन बेहद हैरान भाव प्रकट किए। आत्मापूल पवित्र भूमि का पवित्र भगवान एक अर्ध सम्राट दायरे का शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके पास पवित्र भूमि की दिव्य ड्रैगन शक्ति और 3000 गुप्त तकनीकें भी थीं। उसके जैसे व्यक्ति के लिए ठोकर खाना और गिरना असंभव था, भले ही वह अपनी आंखें बंद करके चले। हालांकि सभी ने स्पष्ट रूप से देखा था कि वह लगभग गिर चुका था। उसका अर्ध सम्राट क्षेत्र, साधना स्तर और पवित्र भगवान का पद अब पूरी तरह से बेकार लग रहा था। दूसरे विचार से हर कोई समझ सकता था कि उसके जैसा व्यक्ति अपना संयम क्यों खो सकता है, क्योंकि चाहे वह जगदीश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कॉन्सर्ट के सामने वह सिर्फ एक चींटी था। कॉन्सर्ट की प्रतिष्ठा लाखों पहाड़ों की तरह थी और इसने लोगों को उसका सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। अगर कोई उसके सामने कोई गलती करता तो वह केवल घबरा सकता था। अध्याय 150। जगदीश को घुटने टेकते और झुकते देख कमलदेव ने अपने डर को दबा लिया और खुद भी घुटने टेक दिए। वह सर्वोच्चता के शिखर पर था। मूल रूप से यह साधना स्तर कम नहीं था और यह उसके लिए जनता को नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि राज मेहरा ने अभी अभी अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त किया। उसे पता चला कि वह कितना तुच्छ था। जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो, वह राज मेहरा का सामना करने के लिए बाहर आने को तैयार नहीं था। राज मेहरा की विस्मयकारी आभा ने उसे बहुत भयभीत कर दिया। योगेंद्र को मारने और राघवन को अपंग करने के बाद राज मेहरा फिर से हमला करने की जहमत नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने उन दोनों को शांति से देखा। स्पिरिट पूल पवित्र भूमि सैकड़ों हजारों वर्षों से मौजूद है और दिव्य ड्रैगन नस द्वारा संरक्षित है। मूल रूप से आपका कर्तव्य उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की शांति की रक्षा करना था। लेकिन जो निराशाजनक था वह यह था कि आप लोगों ने दुष्टों को बुराई को कायम रखने में मदद की। आपने अपने पड़ोसियों को डराने धमकाने और उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में तबाही मचाने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा किया। राज मेहरा के शब्दों को सुनकर जगदीश और कमलदेव को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। राज मेहरा के हर शब्द एक तेज चाकू की तरह थे जो उनके दिलों में चुभ गए। जगदीश ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और कहा, पत्नी, मैं मूर्ख था।
कृपया मुझे सजा दें। कमलदेव का गला कुछ बार हिला, फिर उसने आखिरकार कहा, कृपया मुझे सजा दें पत्नी। अपडेट द्वारा उनकी राय में पत्नी जैसे बड़े शख्स के सामने कोई भी स्पष्टीकरण बेकार था। शायद वह जितना ज्यादा बोलेगा उतनी ही ज्यादा गलतियां करेगा। एक बार जब वे कॉन्सर्ट को नाराज कर देते तो वे योगेंद्र की तरह तुरंत मारे जा सकते थे। कॉन्सर्ट के सामने अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार करना और उसे सजा देने के लिए ईमानदारी से कहना बेहतर था। अंत में कॉन्सर्ट जैसे उच्च और शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते हुए अपनी गलती को स्वीकार करते समय एक ईमानदार रवैया ही सब कुछ था। राज मेहरा ने शांति से कहा, स्पिरिट पूल होली लैंड में प्रचुर संसाधन हैं, इसलिए उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के लिए एक अच्छा वफादार कुत्ता बनो। भविष्य में पवित्र भूमि के आसपास के 10 देशों की शांति का प्रभारी होगी। अगर एक और ऐसी ही घटना होती है तो स्पिरिट पूल होली लैंड के अस्तित्व की कोई ज़रूरत नहीं है। जगदीश और कमलदेव बहुत खुश हुए। हालांकि राज मेहरा ने स्पिरिट पूल होली लैंड को उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग का कुत्ता माना, लेकिन जगदीश और अन्य लोगों की नज़र में वे पहले से ही बहुत भाग्यशाली थे। हाँ, मैं मरते दम तक कॉन्सर्ट के आदेश का पालन करूंगा। जगदीश ने जल्दी से सिर झुकाया। जब उन्होंने राज मेहरा को असहनीय अहंकारी स्पिरिट पूल होली लैंड को रौंदते देखा तो वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। जैसा कि कॉन्सर्ट से उम्मीद थी, उसने एक अधिपति के साथ चींटी जैसा व्यवहार किया। उसकी ताकत और क्षितिज वाकई लुभावने थे। मोनिका के लिए उसका दिल धड़क उठा। राज मेहरा की शक्तिशाली आभा के तहत वह उसके प्रति बेहद आकर्षित महसूस कर रही थी। उसके जैसा आदमी सभी महिलाओं के दिलों की धड़कन है। महारानी मिस्टिक आइस वास्तव में उसे पाकर भाग्यशाली है। सभी की प्रशंसा और विस्मय के बीच राज मेहरा अपनी बेटियों को गोद में उठाकर जाने के लिए खड़े हुए। पिताजी, यह क्या है? तेज तर्रार राधिका ने जमीन पर लाल रस्सी से बना एक पक्षी देखा। इसका आकार अजीब और सुंदर था। वह तुरंत राज मेहरा की बाहों से नीचे उतरी और लाल धागे से बनी इस हस्तकला को उठा लिया। अनन्या, रिया और अलीशा भी राज मेहरा को छोड़कर साथ साथ आगे बढ़ीं। वाह, ये वाकई बहुत सुंदर है। छोटी लड़कियों ने रस्सी से बनी कई कलाकृतियां देखी थीं, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी सुंदर चीज देखी थी। मोनिका शर्मा गई और आगे बढ़ गई। राजकुमारियों, यह मेरी हस्तकला है। वह उस उम्र में थी जब उसे प्यार होने लगा था और वह बुनाई में अच्छी थी, इसलिए उसने अपने साथ लाने के लिए ये शिल्प बुना। और अभी अभी उसे राघवन ने फेंक दिया था। उसे उस समय ये चीज जमीन पर गिरा देनी चाहिए थी। ओह, तुम वाकई प्रभावशाली हो, राधिका ने कहा। अनन्या ने पूछा, तुमने 2 पक्षियों को क्यों बुना जो एक साथ जुड़े हुए हैं लेकिन एक ही पंख साझा करते हैं? मोनिका ने जब ये सुना तो वह शर्म से लाल हो गई। उसने शर्मीले भाव से अपना सिर नीचे कर लिया। राज मेहरा आगे बढ़े और शांति से बोले, इस पक्षी को पंख वाला पक्षी कहा जाता है। नर और मादा जुड़े हुए हैं। ये प्रेमियों की जोड़ी को दर्शाता है। एक कविता है जिसका नाम है, स्वर्ग में एक पंख वाला पक्षी बनो। यह इसी तरह के पक्षी के बारे में है। चूंकि उनकी बेटियां समझना चाहती थीं, इसलिए राज मेहरा को स्वाभाविक रूप से उन्हें अच्छी तरह से सिखाना पड़ा। ओह, मैं समझ गई। अनन्या और बाकी लोगों ने तुरंत समझ लिया। वहां मौजूद सभी लोगों ने दिल से उनकी प्रशंसा की। कॉन्सर्ट न केवल अपनी बेटियों के साथ धैर्यवान और देखभाल करने वाला था, बल्कि उसने उनकी शंकाओं का समाधान भी किया। इसके अलावा वह सहजता से एक ऐसी कविता कह सकता था जो युगों युगों तक बेमिसाल थी। वह वास्तव में पिता के प्यार और प्रतिभा का एक संयोजन था। कोई आश्चर्य नहीं कि महारानी मिस्टिक आइस जैसी शक्तिशाली महिला भी उसके लिए 4 बेटियों को जन्म देने को तैयार थी, क्योंकि उसका आकर्षण वाकई अनूठा था। तो क्या तुम रस्सियों से दूसरी चीजें बुनना जानती हो? रिया ने पूछा। मोनिका ने शर्म से सिर हिलाया। मैं बचपन से ही रस्सी बुनना सीख रही हूँ। मैंने हर तरह की चीजों में हाथ आजमाया है। बहुत बढ़िया, तो तुम्हें सब कुछ आता है। अलीशा तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। आंटी, क्या हम जाकर आपकी बुनी हुई दूसरी चीजें देख सकते हैं? राधिका ने उत्सुकता से पूछा। मोनिका ने सिर हिलाया। अगर तुम देखना चाहती हो तो तुम्हारा स्वागत है। उसे यह कहते हुए सुनकर छोटी लड़कियों ने तुरंत राज मेहरा की ओर देखा। अंत में उनके पिता को तय करना था कि शिकी राष्ट्र में जाना है या नहीं। राज मेहरा प्यार से मुस्कुराए। अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो डैडी तुम्हारे साथ चलेंगे। अपनी बेटियों के उत्सुक भाव देखकर वह स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। इसके अलावा रस्सी का काम और हस्तकला एक लड़की के मूड को बेहतर बना सकती है। चूंकि यह अवसर था, इसलिए राज मेहरा को स्वाभाविक रूप से अपनी बेटियों को वहां लाना पड़ा। मोनिका ने एक खुश मुस्कान प्रकट की और जल्दी से झुक गई। स्वागत है कंसोर, शिकी राष्ट्र में। अमिताभ, अच्छा। विवान भी खुश था। आज कंसोर ने न केवल जियांकिन राष्ट्र में परेशानी को हल किया था, बल्कि वह राजकुमारियों को शिकी राष्ट्र में भी ला सकता था। उस स्थिति में शिकी राष्ट्र के लिए कंसोर की महिमा से लाभ न उठाना असंभव था। आदित्य और उपस्थित सभी लोगों ने भी इस बारे में सोचा। कोई भी व्यक्ति भावुक होकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। इस बार शिकी राष्ट्र उड़ान भरने जा रहा है। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग, महान मिंग साम्राज्य। दीपिका बैंगनी काले रंग की पोशाक में शाही शहर से 15 किलोमीटर दूर शिविर में खड़ी थी। उसके चारों ओर 2 लाख की सेना ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की।
महाराज, शाही शहर के 15 किलोमीटर के भीतर का इलाका पूरी तरह से खो गया है। हालांकि हमने अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध किया, लेकिन हम बेहद शक्तिशाली भूतों के सामने असहाय थे। हम केवल लड़ सकते थे और पीछे हट सकते थे। महान मिंग साम्राज्य के राज्य रक्षक मार्शल शिवनाथ के चेहरे पर एक भयभीत भाव था। महाराज, कृपया मुझे दंडित करें। दीपिका ने एक पल के लिए शिवनाथ की ओर देखा और कहा, उठो। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में भूत पकड़ने वाले कुछ प्रमुख संप्रदाय भी इस बार भूतों की अराजकता में असहाय थे, इसलिए वह सेना को कैसे दोष दे सकती थी। कनिका, उनके साथ यहाँ पहरा दो। अगर कोई भूत भाग जाए तो उसे मार दो। दीपिका की बात खत्म होने के बाद वह महान मिंग साम्राज्य के शाही शहर की ओर देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह अकेले ही वहां जाने के लिए तैयार थी। कनिका ने जल्दी से कहा, महाराज, मैं आपके पीछे चलने का अनुरोध करती हूँ। शिवनाथ और बाकी 2 लाख सैनिक जल्दी से एक घुटने पर बैठ गए। मैं भी भूतों को मारने के लिए महल में महामहिम के पीछे चलने का अनुरोध करती हूँ। दीपिका वर्तमान महारानी थी, लेकिन वह फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के भूतों को मारने जा रही थी। वे यहाँ प्रतीक्षा करने में बहुत शर्मिंदा थे। इस समय सभी सैनिकों के मन में एक ही विचार था। वे जीवन और मृत्यु के माध्यम से एक साथ महामहिम के पीछे चलना चाहते थे। दीपिका ने पलटकर सभी की ओर देखा। मुझे ऐसे सैनिक चाहिए जो अच्छी तरह से लड़ सकें और बहादुर और साधन संपन्न हों। उनमें से कई पहले ही असफल हो चुके हैं। क्या आप अभी भी अंदर जाकर मरना चाहते हैं? कनिका, शिवनाथ और बाकी लोग चुप हो गए। दीपिका के शब्द एकदम सटीक बैठे और वे अवाक रह गए। जब उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि दीपिका पहले ही एक खूबसूरत बैंगनी रोशनी में बदल चुकी थी और ग्रेट मिंग इंपीरियल पैलेस की ओर उड़ रही थी। इस पल हर कोई आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। महारानी वास्तव में एक नायिका थीं।